हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली वीडियो तक जो एड्जॉर्प्शन चैप्टर है उसमें फिज़िकल एड्जॉर्प्शन वाला टॉपिक कर लिया था। देन जो नेक्स्ट है वो है केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एड्जॉर्बेट और जो एड्जॉर्बेंट होता है ना, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड्स लाइक कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस तरीके के उनमें बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए दिस इज़ केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल एड्जॉर्प्शन की? जैसे दीज आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का ये मतलब है कि जैसे एड्जॉर्बेट है वो किसी मॉलिक्यूल के साथ तो रिएक्शन करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक होते हैं कि इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके साथ ही एड्जॉर्बेंट जो है वो रिएक्शन करेगा और बॉन्ड्स बनाएगा। तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। कुछ में बॉन्ड बनेंगे, कुछ में नहीं बनेंगे। देन आफ्टर इरिवर्सिबिलिटी। देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई उसके बाद ये नहीं है कि जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होता है कि हम उसमें वापस से डिसॉर्प्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि नए जो कंपाउंड होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आयरन जो है, आयरन सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन की एड्जॉर्प्शन हुई तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो आयरन ऑक्साइड एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो गई उसमें, और नए कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद उसकी रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल हो भी सकती है, जनरली नहीं होती। ओके, देन आफ्टर टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अब देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर देखें तो क्या हो रहा था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। इसमें वैंडरवाल रेडियस से एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होती है। अगर हमने टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये यहाँ इस सरफेस से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एक रिएक्शन टाइप होता है। रिएक्शन में क्या होगा, जो रिएक्टेंट होता है वो काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट तक जाने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना होता है। तो एक्स जो रिएक्टेंट मीन्स यहाँ पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट हो गए। तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होगा, शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेनिफिट मिलेगा। सो इनिशियली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन को फेवर करता है, ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का सेम है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द एड्जॉर्प्शन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्बेट पार्टिकल एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आएंगे उससे। देन आफ्टर एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जहाँ फिजिकल एड्जॉर्प्शन में 20-30 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ 80 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। सो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई। यूनिमोलिकुलर लेयर, ये देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर बन सकती है। कैसे, क्योंकि उसके बीच में जैसे ये सरफेस हो गया, ये पार्टिकल्स है, इनके बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगला अगर कोई पार्टिकल्स आएंगे तो उनकी जो सरफेस के ऊपर अब पहले से डिपॉजिट हो चुके हैं उनके साथ भी तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यू लेयर बन सकती है। तो इसमें जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था उसमें मल्टी लेयर बन सकती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में होगी, और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई तो नए जो एड्जॉर्बेंट पार्टिकल होंगे उनका जो ये सरफेस है नए जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स आएंगे उनका एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लेयर इसके बीच में आ गई। तो इसलिए ये मोनोलेयर होती है, ठीक है, या फिर यू कैन से सिंगल लेयर बनती है किसमें, केमिकल एड्जॉर्प्शन में। ओके, देन आफ्टर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें देखना है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन के का प्रेशर के साथ क्या वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो हमें किसका पढ़ना है, सबसे पहले फ्रेंडुलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है। तो फ्रेंडुलिश ने क्या बोला, फ्रेंडुलिश ने ये बोला कि x/m, इसको तो बोल दिया एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, x/m इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है। दिस इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेट एंड दिस इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओके, तो
उससे हमें पता चलेगा क्या कितना एड्जॉर्प्शन हो, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर की पावर 1/n के ऊपर। n की वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 1 होगी। अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p के, तो n की वैल्यू जनरली कितनी होती है, मोर देन 1 के ऊपर, मतलब फ्रेंडुलिस एड्जॉर्प्शन जो है वो सिग्निफिकेंट था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट और जो n है उनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट और टेम्परेचर जो भी लिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसने जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया वो क्या दिया है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर प्रेशर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस इंक्रीज होने में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इनिशियली ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज हो रहा है जब प्रेशर बहुत कम था। देखो अगर ये वाला एग्जांपल है 195 केल्विन वाला, तो यहाँ तक अगर कंसिडर करें तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक। देन आफ्टर एक कर्व की तरह ये चलेगा, और फिर इसके बाद आगे अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कॉन्स्टेंट सा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो इसका मतलब जो प्रेशर जो है जब इंटरमीडिएट होता है तभी जो फ्रेंडुलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ना वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंडुलिश आइसोथर्म है इसमें क्या है, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये हम मेनली फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, तो 195 केल्विन पे काफ़ी ज़्यादा था। देन आफ्टर जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते गए केमिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता गया। और फ्रेंडुलिश ने जो मेनली ये, क्योंकि ये प्रेशर के साथ एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन है, तो ये किसके केस में होता है, जब गैस किसी सॉलिड के ऊपर डिपॉजिट होती है, उस केस में जो फ्रेंडुलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ये यूज होता है। द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडुलिश आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाई प्लॉटिंग x/m ऑन द y एक्सिस। देखो जो ये इक्वेशन थी, अगर इसको हम लॉगरिथम की फॉर्म में ले तो log x/m कितना हो जाएगा, log k इंटू पी रेज टू पावर n। अगर इसको हम और एक्सटेंड करेंगे तो log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b, log k प्लस log, इसको a मान लो और इसको b मान लो, log k प्लस log p रेज टू पावर 1/n। log में जब पावर होती है पीछे तो वो आगे आ जाती है 1/n log p। तो इस तरीके से इसको इक्वेशन को हमने सोल्व किया, और इसको किसके साथ कंपैरिजन कर दिया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो y जो हो गया वो log x/m, मतलब y एक्सिस पे। m जो है वो कितना आ गया इसमें, 1/n। m इज स्लोप, log p जो है वो x एक्सिस पे आ जाएगा, और log k जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा। तो देखो इसमें देखते हैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे 1/n पॉजिटिव है तो स्लोप क्या जाएगा, पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन अपसाइड जाएगी, ठीक है। ये जो है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मीन्स जहाँ से ये इनिशियल वैल्यू शुरू होती है ना वाई एक्सिस पे, वो है, ठीक है। इंटरसेप्ट कितना है, log k, तो ये इतना यहाँ तक की वैल्यू जो है वो log k है। log p जो होगा वो x एक्सिस पे, और log x/m y एक्सिस पे। तो ये ग्राफ आ जाता है किसका, इसका log फॉर्म में अगर हम फ्रेंडुलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को देखते हैं तो इसमें जो फ्रेंडुलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अभी मैंने बताया कि किसके लिए सिग्निफिकेंट है, ओनली इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा लो लेते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है देखते हैं। जैसे कि अगर हमने इन बिटवीन 0 to 1 ले ली तो ठीक है, व्हेन 1/n इज इक्वल टू 1, अगर 1/n की वैल्यू 1 के बराबर, मतलब 1n की वैल्यू अगर 1 के बराबर रहेगी तभी ये 1 के बराबर होगा। तो ये कब होता है, लो प्रेशर के केस में x/m जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, अभी मैंने दिखाया था ना कि ये स्ट्रेट लाइन की तरह एकदम से इंक्रीज करती है, तो ये जो x/m है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद अगर हम सेम ही ग्राफ में देखें हाई प्रेशर पे, देखो हाई प्रेशर पे क्या होगा, x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। 1/n की वैल्यू 0 मीन्स n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी वैल्यू अप्रोक्स 0 आ गई। तो इसके केस में क्या होगा, जब प्रेशर की पावर 0 हो जाएगी, x/m के p रेज टू पावर 0, 1/n की वैल्यू 0 आ गई तो 0, दैट मीन्स x/m प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगा। और ये वही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता। ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही आगे, इनको भी तुम आगे एक्सटेंड कर सकते हो स्ट्रेट लाइन में ऐसे, ठीक है। तो ये जो एड्जॉर्प्शन होगा वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा एट हाई प्रेशर। और ये जो होता है ना, जहाँ पे ये चेंज होना बंद हो जाता है एक्सटेंट ऑफ
एड्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट, ओके, या यू कैन से जो ये सैचुरेशन आ गई इसमें एड्जॉर्प्शन में। देखो फ्रेंडली सैचुरेट्स एट हाई प्रेशर, सो कैन नॉट एक्सप्लेन द एड्जॉर्प्शन एट हाई प्रेशर। देन आफ्टर एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज में देखो जैसे हमने वहाँ पे गैसियस फेज में लिया था तो प्रेशर ले लिया, और सॉल्यूशन फेज में हम लेते हैं मतलब कोई सॉल्यूशन किसी सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है तो उसमें क्या ले ली, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली। बाकी ग्राफ सेम रहेगा, सब कुछ लॉग की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी और वैसे ये इक्वेशन आ जाएगी, ग्राफ सेम रहेगा जैसा उसमें था। एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ एड्जॉर्प्शन, जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लिटमस सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्यूशन एक लिटमस का है, उसके अंदर अगर हम चारकोल डाल देते हैं, चारकोल क्या करेगा, सारा का सारा जो कलर डाई होती है या लिटमस होता है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा और वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें चारकोल डाल दिया तो एसिडिक एसिड को एड्जॉर्ब कर लिया, और अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं, एसिडिक एसिड वैसे तो जो ट्रांसपेरेंट ही होता है, कलरलेस होता है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है अगर उसके अंदर हम चारकोल डाल देते हैं, क्योंकि वो एसिडिक एसिड को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल बहुत अच्छा एक एड्जॉर्बेंट होता है। ओके, देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब सॉल्यूशन फेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सेम वही है जो हमने पहले पढ़ी थी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन देखो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, भाई किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेट उनके ऊपर डिपेंड करता है। देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, एंड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन आर देयर। इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी भी एक एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए सारी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि एक याद कर ली दो याद कर ली, ईजी है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, देखो प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम में क्या होगा, जैसे कि ये एक कोई चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर सक्शन पंप लगा दिया, जिसने क्या कर लिया, सारा का सारा जो एयर है या कुछ भी वैक्यूम पंप बोल सकते हो, वैक्यूम पंप लगा दिया, उसने क्या कर दिया, सारे एयर पार्टिकल्स को या जो भी कुछ इस चैम्बर में था उसको एब्जॉर्ब कर लिया या खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होगा, स्टिल दो चार मतलब दो चार तो नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के जो यहाँ पे रह जाते हैं, तो उन गैस के पार्टिकल्स को उसमें से रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, अगर उसके अंदर चारकोल डाल दिया जाए, चारकोल क्या करेगा, इन गैस पार्टिकल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरीके से अल्ट्रा वैक्यूम जो है वो मिल सकता है। देन आफ्टर गैस मास्क, गैस मास्क की बात करें तो गैस मास्क के माउथ पे क्या होता है, या फिर गैस मास्क में क्या यूज़ करते हैं, चारकोल यूज़ कर लिया। चारकोल क्या करेगा, जो माइंस वगैरह होती है, कोल माइंस होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलती है, तो चारकोल उन पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी में नहीं जाने देता, तो ये गैस मास्क में भी यूज़ होता है चारकोल, मतलब एब्जॉर्प्शन की एक एप्लीकेशन है। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए देखो तुम लोगों ने देखा होगा सिलिका जेल्स की, सिलिका बॉल्स आती है, एल्यूमिनियम जेल्स की बॉल्स आती है, शूज़ में आती है, या फिर यू कैन से और जो फैब्रिक्स वगैरह होती है उनमें आते हैं। वो क्या करते हैं, क्या काम होता है, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, उनका काम होता है मॉइस्चर जो है ना उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो मॉइस्चर नहीं रहता, वो फैब्रिक वगैरह ख़राब नहीं होते, डैमेज नहीं होते। एनिमल चारकोल्स जो होते हैं वो किसके काम आते हैं, अभी बताया था मैंने, कलर डाई में से कलर को रिमूव करने के लिए काम आते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सर्फेस कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ, जो कैटलिस्ट होता है, कैटेलिटिक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, वो भी एड्जॉर्प्शन के थ्रू होती है, ठीक है। वन ऑफ द कैटेलिटिक एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, कैटेलिटिक मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द एड्जॉर्प्शन। देन आफ्टर ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, डिफरेंट गैसेज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पे एड्जॉर्ब होती है। वो मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, मीन्स जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके लिक्विफाई होना बंद होती है, वो उतनी ही ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है। तो इस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को हम डिफरेंट एक्सटेंट में एड्जॉर्ब कर सकते हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं। ड्रग्स जो होते हैं उनको एड्जॉर्प्शन, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं और किल कर देते हैं, तो वो एड्जॉर्प्शन एक एप्लीकेशन हो गई किसमें, ड्रग यूटिलिटी मैकेनिज्म।
इन द फ्रोथ फ्लोटेशन, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लो ग्रेड सल्फाइड जो होते हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन में हेल्प करते हैं। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स क्या करेंगे, जैसे कि सिल्वर हैलाइड हो गया और दूसरे, तो वो क्या करते हैं डाइज को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेंगे और डाई उनके ऊपर एड्जॉर्ब होने के बाद जो कलर आता है वही क्या करता है इंडिकेटर का काम करता है, एंड पॉइंट बताता है वो। क्रोमेटोग्राफी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी उसमें मेनली जो एप्लीकेशन होती है वो किसकी होती है, एड्जॉर्प्शन की। उसके बाद है कैटालिसिस। कैटालिसिस में देखो क्या है, द सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज। दैट मीन्स ना तो उनमें कोई केमिकली चेंज आएगा ना ही उनके अमाउंट में कोई चेंज आएगा। क्या करेंगे कैटलिस्ट, कोई भी रिएक्शन जो होते हैं उसके रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं लेकिन अपने आप में कोई उसमें चेंज नहीं होता। और जो ये प्रोसेस यूज़ होती है या फिनोमिना यूज़ होता है इट इज़ कॉल्ड कैटालिसिस। एग्जांपल है KClO3 जो होता है, ये अगर हम बिना कैटलिस्ट के इसको यूज़ करें, इसके डिकम्पोजिशन करें तो इट टेक्स 653 to 873 Kelvin, बट इफ़ we use MnO2 as a catalyst, this reaction occurs very fast and even at low temperature like 473 to 633 Kelvin. Okay, देन आफ्टर जैसे प्रमोटर क्या होते हैं, वो किसी भी कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। प्रमोटर जो होते हैं कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि N2 3H2 आयरन एज ए कैटलिस्ट काम करता है तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन अगर मोलिब्डेनम डाल दिया जाए तो मोलिब्डेनम क्या करता है, इसकी जो रिएक्शन रेट को, इस जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा और रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देगा। कई बार क्या होता है जैसे कि कैटलिस्ट की वजह, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कैटालिटिक। ये एक पॉइजन को लिख लेना, कैटालिटिक पॉइजन। ओके, कैटालिटिक पॉइजन, इनको भी कैटालिटिक प्रमोटर्स बोलते हैं। ओके, और जैसे ये पॉइजन्स आते हैं, जैसे किसी भी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, हैलाइड, साइनाइड एटसेट्रा ये सब आते हैं, तो वो क्या करते हैं रिएक्शन रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। अच्छा, जो कैटालिसिस होती है वो दो तरह की होती है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा, जब जो रिएक्टेंट्स हैं एज वेल एज जो कैटलिस्ट है अगर वो सारे के सारे सेम फेज में हो, सेम स्टेट ऑफ मैटर में हो, तो उसको क्या बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, SO2 गैसेस फेज में है, O2 गैसेस फेज में है, और अगर इसका जो कैटलिस्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी गैसेस फेज में है, तो ये क्या होगा, ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस होगी। सिमिलरली इसमें देखें हम, ये लिक्विड फेज में है, ये सेकेंड रिएक्टेंट लिक्विड फेज में, और ये भी रिएक्टेंट लिक्विड फेज में, तो ये भी क्या एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। सुक्रोज जो है उसकी हाइड्रोलिसिस है, इसमें भी सारे के सारे लिक्विड फेज में है। ठीक है, एक्वस फेज का मतलब भी लिक्विड फेज में हो गया, तो ये क्या है, ये भी होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी एग्जांपल याद रखना सारे। जैसे कि जब भी रिएक्टेंट्स एंड जो कैटलिस्ट होते हैं दे आर इन डिफरेंट state of matter, okay, or you can say physical state, then it is heterogeneous catalysis. Example, SO2 जो गैस होती है वो, इसका देखो SO2 जो गैस है इसका ऑक्सीडेशन होता है O2, वो भी गैस है, लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम इज अ सॉलिड, सो दे डिकम्पोज इन, दे फॉर्म SO3। यहाँ पे ये सॉलिड, ये गैस है, सो इट्स ए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे, दीज आर गैसेस, दिस इज सॉलिड हेट्रोजीनियस, दिस इज सॉलिड हेट्रोजीनियस। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, और उसका जब हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल जो लेते हैं वो सॉलिड। देखो सारे जो रिएक्टेंट हैं उनसे कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट में आ गया, तो ये क्या है एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल। इसमें जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है उसमें एड्जॉर्प्शन थ्योरी कैसे काम करती है देखते हैं। देखो जैसे कि क्या बोलती है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे ये रिएक्टेंट से ये सरफेस ऑफ ये कैटलिस्ट का सरफेस है, इसकी साइड में ये मूव करेंगे। ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद ये A और B जो हैं, ये रिएक्टेंट है, दोनों A भी और B भी दोनों क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए इसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर।
उसके बाद क्या होगा, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये है इसके बीच ए और बी जो है आपस में एक दूसरे में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ये केमिकल रिएक्शन हुई उसके बाद क्या होगा, डिसऑप्शन होगा। ये ए और बी इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की और ये इससे अलग हो गए, ये डिसऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सरफेस खाली हो गया और फिर से यही सेम प्रोसेस फॉलो होगी जो यहाँ से हुई है। वापस ये आएंगे, फिर आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो एक्शन ऑफ प्रोमोटर क्या होता है, वो एक्शन ऑफ प्रोमोटर या कैटलिस्ट जो होता है उसको हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो एक और चीज़ यहाँ से ध्यान दो, जैसे कैटलिस्ट हमने लिया था वैसा का वैसा फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाता है। ये कैटलिस्ट को ऐसे ले सकते हो तुम, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डॉट्स बनाई है तो ये तुम 4 डॉट्स ही बना लो, इट्स ओके। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे 3 बना लो, 1 2 3। तो इस तरीके से कर लो ताकि ये सेम दिखे, ठीक है। मैं इस पर भी कर देता हूँ। तो कैटलिस्ट जो होता है बिल्कुल अनचेंज्ड होता है फाइनली रिएक्शन में। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो क्या कैटलिस्ट के फीचर्स होते हैं, पहली बात तो ये कि एक्टिविटी, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी होती है वो कितना किसी भी रिएक्टेंट को अपने ऊपर केमिकल एड्जॉर्प्शन शो कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये भी याद रखना कि फॉर्मेशन होने के बाद वो डिसऑप्शन भी होना ज़रूरी है। मतलब ये देखो इनके साथ अटैच हुए हैं तो इनको अलग भी होना है इनसे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हो कि कैटलिस्ट के ऊपर अटैच तो हो गए लेकिन कभी भी वहाँ से रिमूव ना हो सके, फिर वो रिएक्शन होगी ही नहीं। दूसरी बात क्या है, जैसे कि अगर हम मेनली जो कैटलिस्ट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट जो होते हैं, तो उनके एग्जांपल में क्या है, ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स, ठीक है। वो सारे क्या हैं, वो यूज़ होते हैं किसमें, कैटलिस्ट में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कैटलिस्ट एक्टिविटी दिखाई जाती है वो 7th टू 9th ग्रुप जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं उनकी शो होती है। इसके बाद सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि किसी, जैसे मान लो हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट चेंज तो हो सकता है वो रिएक्शन भी चेंज हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन है आपस में। अगर यहाँ पे हमने निकल कैटलिस्ट लिया तो यहाँ पे मीथेन फॉर्मेशन होती है। अगर यहाँ पे हमने कॉपर, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड ये वाला कैटलिस्ट लिया तो यहाँ पे क्या होगा, CH3OH, दिस इज प्रोडक्ट, ओके, इसकी फॉर्मेशन होगी मीथेनॉल की। अगर हमने यहाँ पे कॉपर लिया तो इसमें HCHO, मतलब क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो देखो जैसे ही हमने कैटलिस्ट चेंज किया वो रिएक्शन ही चेंज हो गई। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कैटलिस्ट आर वेरी सेलेक्टिव। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार MCQ में आती है कंप्लीट द रिएक्शन का, या फिर या तो कंप्लीट द रिएक्शन में आती है या MCQ में आती है, तो उसमें कैटलिस्ट पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखना है इसको। इसके बाद आता है इवन ये वाली, ये जो रिएक्शंस हैं ये दोनों, ये तो हमें आगे चैप्टर्स में भी पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में, उसमें। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में क्या होगा, जो कैटेलिटिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जो शेप्स होती है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं। जैसे कि जितनी ज़्यादा शेप्स पोरस हो, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हो, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जियोलाइट्स जो होते हैं वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जियोलाइट क्या होते हैं, जियोलाइट हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। उसके अंदर जैसे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो जियोलाइट्स होते हैं, ठीक है। एक बार पहले से दोबारा से बता देता हूँ, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर। पोर स्ट्रक्चर मतलब उसमें कितने सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें छेद जितने ज़्यादा है, एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। Zeolites are good shape selective catalysts. They are microporous and silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminium. ओके, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, इनका यूज़ क्या होता है, मेनली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो जियोलाइट्स होते हैं, और मेनली ZSM5 का यूज़ होता है। जो ZSM5 होता है ना, उसका यूज़ होता है किसमें, इसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। और किस काम आता है,
दे आर यूज्ड इन मेकिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर आइसोमर्स। ओके, इसके अलावा ये है कन्वर्ट्स एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे कि ये कैटलिस्ट की शेप है, ये मान लो इस तरीके की कैटलिस्ट की शेप है, तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट काम करेगा वो कैसा करेगा, मतलब इस तरीके की शेप वाला अगर रिएक्टेंट होगा तो वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा देगा। तो इसकी शेप में सेट होनी चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस और द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।